नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा जिंदाबाद है। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम, सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद और जय भारत। आप सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और आपकी जो क्लास है उसको फिर हम शुरू कर रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं और क्लास का जो आवाज़ है या जो क्लास से संबंधित कोई भी परेशानी होती है उसको आप जल्दी से बताएं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं भाई, है ना। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। सभी बच्चों को प्रणाम, सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई में भी लग गए होंगे। चलिए तो सभी बच्चे थम्स अप कर दो एक बार, अगर आवाज़ आपको आ रही है, अगर क्लास बिल्कुल सही चल रही है, टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो तो जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेल, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कोशिकांगों के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे भाई कोशिकांगों के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये मैम कौन कौन से थे, तो आपने कल की क्लास में दो चार कोशिकांग जो थे उनको पढ़ा था। जैसे कल की क्लास में हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको कर लिया था प्यारे बच्चों, है ना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो अच्छे से बता दिए थे। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे एक और कोशिकांग की, जो कि आपको पेपर में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि कल की क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कर लिया था। सभी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जी बताओ जल्दी से। फादर ऑफ साइटोलॉजी बताया था रॉबर्ट हुक होते हैं, रॉबर्ट हुक, ठीक है। मैम इससे जीडी की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो तो हम लोग अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी आप लोगों को। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। जो कोशिका के अंदर आप लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पर गोल्गी बॉडी की। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं गोल्गी बॉडी, जिसको आप लोग गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी किसी भी नाम से जान सकते हो। गोल्गी काय की अब हम लोग करने वाले हैं बात। तो गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी काय जो होता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे बात, ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, ठीक है। सीईटी के लिए भी बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आओ भाई बात करते हैं सबसे पहले कि मैम इसकी खोज किसने करी थी। तो गोल्गी काय जो होती है, इनको जो डिस्कवर किया था वो करा था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था, आप लोग बताकर चलते हो, कैमिलो गोल्गी, है ना। तो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, है ना। इन्हीं के नाम पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। तो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने गोल्गी बॉडी को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, खोजा था, इसीलिए इसको हम लोग गोल्गी बॉडी कहते हैं। भाई गोल्गी बॉडी जो है प्यारे बच्चे, इनका एक और नाम होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये 3 बजे है प्यारे बच्चे, आप लोगों की जो क्लास है इसके साथ सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। मैंने कहा था एक बार चेक कर लेना शेड्यूल जो हो रही है उसमें जो टाइम है उसी टाइम वो क्लास होगी। तो आ जाओ जब भी सभी के सभी बच्चे। तो आप लोगों ने बताया कि गोल्गी बॉडी को जो खोजा था ये था कैमिलो गोल्गी नाम का साइंटिस्ट। अब बात करते हैं कि मैम इसके क्या क्या नाम होते हैं गोल्गी बॉडी के, इसके किस किस नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्या क्या इसका नाम होता है। तो आप लोग बताते हो बेटा, इसको कहते हो आप लोग कोशिका के अंदर, इसी को कहा जाता है डाक घर। तो कभी भी कोशिका का डाक घर किसको कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे गोल्गी काय को कहते हैं। इसी को कहा जाता है भाई पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस किसको कहते हैं, डाक घर। आपने कहा कि कोशिका का जो डाक घर होता है वो गोल्गी बॉडी को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे बात करेंगे कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो गोल्गी बॉडी है इसको किस में खोजा था, तो किसके अंदर इसकी खोज हुई थी, तो उल्लू की कोशिका में खोजा था। उल्लू की कोशिका, आउल, उल्लू की कोशिका के अंदर इसको खोजा गया था, ठीक है। उल्लू की कोशिका जो आउल होता है, आउल सेल में इसको खोजा था गोल्गी बॉडी को, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मैम ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसको आपने कहा कि इसको कहते हैं कोशिका का डाकघर। तो पहला नाम तो हो गया इसका डाकघर कहते हैं इसको। दूसरा नाम हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं बंडल।
है ना, इसी को हम लोग कोशिका के बंडल भी कहते हैं। तो कई बार आपको कोशिका के अंदर बंडल किसको कहते हैं ये भी पूछ लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं पैकर, इसी को कहा जाता है पैकर। तो यही कोशिका के अंदर पैकर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी को ही डाकघर कहते हैं कोशिका का, गोल्गी बॉडी को ही कोशिका का बंडल कहते हैं, और गोल्गी बॉडी को ही कोशिका का पैकर कहते हैं। और मैम फोर्थ नंबर पर गोल्गी बॉडी को कहते हैं यातायात। ठीक है, यातायात प्यारे बच्चे, यातायात प्रबंधक, वो भी इसी को कहा जाता है। तो आपको ना इसमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप लोग बताकर चलते हो कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी हम लोग किसको कहते हैं, गोल्गी बॉडी को ही कहते हैं। अब मैम ये इतने सारे नाम गोल्गी बॉडी के हैं, तो गोल्गी बॉडी कैसी दिखती है इसका डायग्राम भी हमें दिखाएं, ये कोशिका के अंदर कैसी दिखती है जो गोल्गी बॉडी होती है। तो गोल्गी बॉडी जो होती है इसके डायग्राम की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसा होता है गोल्गी बॉडी का डायग्राम, ऐसी दिखती है बेटा कोशिका के अंदर आपको जो गोल्गी बॉडी होती है। तो गोल्गी बॉडी जो होती है प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है सुमित, प्यारे बच्चे आप तैयारी करते रहो, तैयारी करो और जरूर आपकी जॉब लगेगी बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम आगे की तरफ बात करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि ये जो गोल्गी बॉडी होती है प्यारे बच्चे, इनकी अगर बात की जाएगी तो ये आप लोगों की कोशिका के अंदर कई नामों से जानी जाती है। जैसे मैंने कहा डाकघर, अब मैम इसको डाकघर क्यों कहते हैं, तो समझना इस गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है वो समझना। ये जो गोल्गी बॉडी होती है ना बच्चा, ये कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को पैक करने का काम करती है। अब जैसे आप लोगों को कोई अपना लेटर है, कोई अपना पत्र है, वो किसी के पास पहुंचाना है, तो उसको आप कहाँ डालकर आओगे, पोस्ट ऑफिस में। क्या पोस्ट ऑफिस में ऐसे ही फेंक कर आ जाओगे, या एक पेटी होती है, एक कार्ड की पेटी है जिसमें मतलब एक पेटी लगी होती है, उसके अंदर खत आपको डालने होते हैं। तो आप जब अपने जो पत्र होते हैं लेटर्स, उनको पोस्ट ऑफिस के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है उसमें डालकर आते हो। तो सेम वैसे ही कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनी है वो एक बॉक्स के अंदर बंद है, अच्छी अच्छी प्रोटीन को पैक करने का काम करती है गोल्गी बॉडी। तो इसीलिए एक बॉक्स की तरह ये काम करता है, इसीलिए इसको डाकघर कह देते हो। दूसरा मैम इसको बंडल क्यों कहते हैं, इसको बंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के बंडल बनाती है बेटा, क्योंकि इसका काम होता है प्रोटीन के बंडल बनाना। जो कोशिका होती है ये उसमें प्रोटीन के बंडल बनाती है, इसका काम होता है प्रोटीन के बंडल बनाना। यानी कि ये क्या करती है, जो प्रोटीन होती है उसको बंडल की फॉर्म में प्यारे बच्चे कलेक्ट कर कर रख देती है आपकी कोशिका में। तो आपकी कोशिका में जगह जगह जो प्रोटीन बिखरी हुई है उसको इकट्ठा करके उसके गट्ठर, उसके बंडल या उसको पैक करने का काम यही करती है बेटा। तो इसीलिए इसी को आप लोग क्या कहते हो, कोशिका के बंडल, या इसीलिए इसको कहते हो कोशिका के पैकर, या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसी को कहते हो। मैम ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोशिका है भाई, अब इस कोशिका में देखो ये जगह जगह प्रोटीन बिखरी पड़ी है, ये रही, ये जगह जगह क्या बिखरी पड़ी है, ये प्रोटीन बिखरी पड़ी है। तो इन प्रोटीन को समेटने का काम कौन करती है, गोल्गी बॉडी। मान लो ये गोल्गी बॉडी है, तो इस प्रोटीन को समेटने का काम करती है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी ने पूरी कोशिका के अंदर बिखरे हुए प्रोटीन को समेटा, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस बिखरे हुए ट्रैफिक को समेटती है। तो ट्रैफिक ना लगने देने का काम होता है पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का। सेम वैसे ही कोशिका में जो प्रोटीन जगह जगह फैली है वो पूरी कोशिका को ब्लॉक ना कर दे, इसीलिए प्रोटीन के गट्ठर बनाकर उसको पैक करने का काम जो करती है वो गोल्गी बॉडी करती है। तो आपको ये इसीलिए सारे नाम गोल्गी बॉडी के याद रखने हैं। अब हम और बातें करते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में ही। जो प्यारे साथी गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी है ना, जिसको आप लोग गोल्जी बॉडी भी कई बार बोल देते हो, तो ये जो गोल्गी बॉडी होती हैं इनके बारे में आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ने हैं, तो अगले पॉइंट की अब हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए कि भैया जो गोल्गी बॉडी होती हैं ये हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है उसमें इतने सारे नामों से ये जानी जाती हैं। अब हम लोग एक और नए फैक्ट की बात करने वाले हैं, या कुछ और नए फैक्ट की बात करेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। मैम वो कौन सा नया फैक्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आप लोग बताकर चलेंगे कि जो गोल्गी बॉडी होती हैं प्यारे बच्चे, ये शुक्राणु का सबसे आगे वाला भाग भी बनाती हैं। ये क्या करती हैं तो बताओगे, शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती हैं। तो ये पूछा जाता है आपको, ये शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती हैं, शुक्राणु का एक्रोसोम। मैम ये क्या होता है, अभी दिखाऊंगी, पहले लिख लो।
ये शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती हैं बेटा। तो इनका काम होता है शुक्राणु का एक्रोसोम बनाना। तो लिखेंगे एक्रोसोम, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ऑफ स्पर्म इज मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडी। तो शुक्राणु कोशिका जो पुरुषों में होती है वो किसका, उसका एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्गी बॉडी का बना होता है। मैम दिखाओ कैसा होता है एक्रोसोम, क्या होता है एक्रोसोम। तो जब आप एक शुक्राणु कोशिका को देखोगे उसके सबसे आगे वाले हिस्से को आप लोग कहते हैं एक्रोसोम। तो चलिए देखते हैं शुक्राणु कोशिका का एक्रोसोम। ये एक शुक्राणु कोशिका है जो आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। आप सभी जानते हो ना कि आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु कोशिका, ठीक है। हेलो मैम, बायो स्टार्ट नहीं की है आप अभी तक, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, आप कहीं से भी कर लो, कोशिका वाले चैप्टर से कर लो, किसी भी सिस्टम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर, ये जो ये वाला हिस्सा होता है ना शुक्राणु का, ये वाला जो हिस्सा है ये, और इसमें जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसको कहते हैं एक्रोसोम। ये है प्यारे साथियों एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम। और इसी एक्रोसोम के अंदर आपको गोल्गी बॉडी दिखती है। तो यहाँ गोल्गी बॉडी आपको नजर आती है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु कोशिका में वो कौन सा भाग है जहाँ गोल्गी बॉडी होती है, तो आप कहोगे एक्रोसोम में होती है गोल्गी बॉडी। और बच्चा यही एक्रोसोम होता है जो अंडाणु को निषेचित करता है, यहीं से ये अंडाणु के अंदर ट्रांसफर करता है। तो यहीं से ये अंडाणु निषेचन करता है। जो महिलाओं के शरीर में एग बनते हैं, एग को ये यहीं से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो जब कोई अंडा फर्टिलाइज्ड होता है, अंडे को जो फर्टिलाइजेशन करने का काम कर रहा है वो कौन सा हिस्सा करता है शुक्राणु का, ये करता है प्यारे बच्चे एक्रोसोम वाला हिस्सा। यानी यही वाला हिस्सा है जो एक अंडे के अंदर ये डाल देता है और अंडा जो है वो निषेचित हो जाता है। और अंडा निषेचित होने पर एक बालक का निर्माण होता है माता के गर्भ में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस एक्रोसोम पर ही होती है गोल्गी बॉडी। अच्छा मैम, ये पूरी की पूरी शुक्राणु कोशिका है, क्या इसमें कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है? आपने कल पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जो था। तो बेटा हाँ बिल्कुल, देखो ये पूरा इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, शुक्राणु कोशिका का ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका है। तो कल आपने पढ़ा था। तो शुक्राणु भी तो एक कोशिका ही होती है हमारी, तो इसके पास भी क्या होता है, इसके पास भी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें जो हैं वो याद करनी है। इसमें केंद्रक भी है, देखो ये रहा बीच में केंद्रक, ये रहा बीच में केंद्रक। तो शुक्राणु कोशिका जो होती है इसका सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है ना, आप लोग गोल्गी बॉडी पुरुष में होती है, नहीं बेटा, ये गोल्गी बॉडी जो है ये हर कोशिका में, आपकी हर कोशिका में है। जैसे कि मैं आपको ये कोशिका दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको ये कोशिका दिखाऊं, तो ये कोशिका है, इसमें भी है आपकी गोल्गी बॉडी, हर कोशिका में है। लेकिन जब बात शुक्राणु कोशिका की आती है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि शुक्राणु के अंदर गोल्गी बॉडी कहाँ होती है। तो ये जो सबसे आगे वाला हिस्सा है ना एक्रोसोम, इसमें होती है। तो गोल्गी बॉडी हर जगह है बेटा, हर जगह है गोल्गी बॉडी, ठीक है। मैम आपने वीओडी में बेटा देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी खोज किसने करी। तो मोस्ट ऑफ टाइम अभी तक जो पेपर आपके बनते थे उनमें ऑल्टमैन ही ऑप्शन में दिया होता था, है ना। लेकिन अब जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो जो नई एनसीईआरटीज आई हैं, रिवाइज्ड एनसीईआरटी की बुक आई हैं, उनमें बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो बायोप्लास्ट नाम है वो ऑल्टमैन ने दिया था, जबकि खोज का श्रेय कोलीकर को जाता है। तो अब जब आप नए एग्जाम दोगे, इसी में अपडेटेड चीजें करोगे, तो बेटा अब अपडेटेड चीजों में आपको कभी भी पूछा जाए, अपडेटेड एग्जाम्स में कभी भी पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा और ऑप्शन में कोलीकर है तो कोलीकर ही करके आना। अगर ऑप्शन में कोलीकर नहीं है तब आप ऑल्टमैन कर आ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी हमने बात करी कि शुक्राणु कोशिका का जो एक्रोसोम होता है वो बना हुआ होता है गोल्गी बॉडी का। तो हमने वही पॉइंट यहाँ पर लिखा कि शुक्राणु के अंदर गोल्गी बॉडी जो होती है ये सबसे आगे वाले पार्ट में होती है, एक्रोसोम में। अब एक और पॉइंट आपको जो पेपर में आजकल पूछा जा रहा है, बेटा गोल्गी बॉडी कौन से कोशिकांग को बनाती है? गोल्गी बॉडी कौन सा कोशिकांग है जो जर्नेट करती है? आप कहोगे यह लाइसोसोम का निर्माण करती है, लाइसोसोम। भैया लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, ये लाइसोसोम का निर्माण करती हैं जो गोल्गी बॉडी होती हैं। तो गोल्गी बॉडी प्यारे बच्चे किसका निर्माण करती हैं? लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। मीन्स ये आप लोग लिखोगे इट फॉर्म
लाइसोसोम। तो बच्चा ये लाइसोसोम को बनाने का काम करती हैं। अब मैम लाइसोसोम क्या होता है, तो अब इसको आप पढ़ोगे लाइसोसोम। मैम लाइसोसोम के बारे में क्या क्या पढ़ना है, चलिए आइए बात करते हैं। तो गोल्गी बॉडी के बारे में इतने पॉइंट आपको याद करने हैं। गोल्गी बॉडी के नाम, गोल्गी बॉडी का काम, क्या बताया था, प्रोटीन का संचय, अभी डायग्राम के द्वारा बताया था कि प्रोटीन को पैक करने का काम करती हैं। और गोल्गी बॉडी जो होती है शुक्राणु का एक्रोसोम बनाती है और इनका एक और काम है लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। अब आइए बात करते हैं लाइसोसोम की। चलिए अगले कोशिकांग की बात करेंगे, लाइसोसोम। तो भाई नेक्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम से आपको नाम बहुत आते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि लाइसोसोम के क्या क्या नाम होते हैं। तो लाइसोसोम भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। तो मैम ये जो लाइसोसोम होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो अब आप लोग बात करने वाले हैं कि मैम इसकी भी खोज किसने करी, लाइसोसोम की भी डिस्कवरी किसने करी थी। तो लाइसोसोम की जो खोज है बेटा ये किसने करी, आप लोग बताकर चलेंगे कि लाइसोसोम को जो खोजा था वो डी ड्यूब ने खोजा। किसने, डी ड्यूब। तो डी ड्यूब नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा था लाइसोसोम को, ठीक है, डी ड्यूब। तो आप लोग बताएंगे कि डी ड्यूब नाम के साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को खोजा। किसमें खोजा, किसमें, तो बेटा खरगोश की कोशिकाओं में। किसमें, खरगोश, खरगोश होता है रैबिट, रैबिट की कोशिका में खोजा था, खरगोश की कोशिका में खोजा था बेटा, ठीक है। तो इसकी जो खोज करी थी वो कहाँ करी थी, रैबिट के अंदर करी थी, रैबिट सेल के अंदर करी थी, रैबिट सेल, खरगोश की कोशिका में ढूंढा था, ठीक है। हाँ जी बेटा बिल्कुल ग्रुप डी में काम आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता बेटा, साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही आ रही है आवाज़, ठीक है। अभी कोर्स में अभी टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टॉपिक हैं जो आपके बचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। आत्महत्या की थैली, हाँ जी यही है आत्महत्या की थैली। अब जिसका तुम्हें इंतजार था इतनी देर से कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को। आ जाओ, ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके भी ढेरों नाम है जो पेपर में आते हैं। भैया इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, लिख लो, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आत्मघाती थैली, है ना। और कल सैटरडे है, कल आप लोगों की क्लास एप्लीकेशन पर तो होती नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कल आप लोगों को जो बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो हैं, इनको एक क्विज भी मिलेगी प्यारे बच्चे हर सब्जेक्ट की। तो जिस टाइम आपकी जो क्लास चलती है उसी टाइम आप उस क्विज को लगा सकते हो। जैसे 3 बजे बायोलॉजी की क्लास चलती है तो क्लास तो होगी नहीं, लेकिन आपको एक क्विज दी जाएगी साइंस के क्वेश्चंस की, अब तक जो टॉपिक हो चुके हैं उनकी, ठीक है। तो आप उस क्विज को लगा सकते हो। इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। तो इसका नाम होता है सुसाइडल बैग, इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। मैम इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं अभी बताऊंगी, पहले इसके और नाम लिख लो। इसको ही, लाइसोसोम को ही आप लोग एक और नाम से जानते हो बेटा, इस लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं पाचक थैली, इसी का एक और नाम है पाचक थैली, ठीक है। तो इसी को हम लोग डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव बैग, पाचक थैली भी हम लोग इसी को बोलते हैं। अच्छा मैम तीसरे नंबर पर इसका क्या नाम है, इसको कहा जाता है एटम बम, एटम बम भी इसी को कहते हैं भाई, है ना, एटम बम, जिसको आप लोग क्या कहते हो, एटम बम। अच्छा मैम हमने परमाणु बम तो पढ़ा था, हमने एटम बम तो नाम तो सुना है, बट इसको कहते हैं एटम बम ये नहीं पता था। तो आज आपको पता चला कि लाइसोसोम को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, आत्मघाती थैली, पाचक थैली और एटम बम। अच्छा मैम क्यों कहते हैं, फटाक से बताओ। चलो आइए जानते हैं कि इसको हम लोग क्यों कहते हैं। एप्लीकेशन पर मिलेगी क्विज, एप्लीकेशन पर आपको जहां पर क्लास शेड्यूल मिलती है ना वहीं पर क्विज मिलेगी, उसको आपको लगा लेना है, ठीक है। चलो अब देखो इधर, अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, है ना, वॉइस रिपीट हो रही है, वॉइस रिपीट हो रही है क्या, संडे को तो मॉक टेस्ट लगाते ही हो आप लोग, पूरा फुल मॉक टेस्ट होता है आपका संडे को, ठीक। अब देखो इधर बात करते हैं कि लाइसोसोम को क्यों कहते हैं आत्मघाती थैली। देखो मान लो ये कोशिका है बेटा, अब ये कोशिका के अंदर है लाइसोसोम, ये रहे कोशिका के अंदर लाइसोसोम, तो ये है कोशिका के अंदर लाइसोसोम। अब अभी अभी मैंने आपको कहा था कि जो लाइसोसोम होते हैं इनका निर्माण कौन करता है,
तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, फटाफट बताओ। अभी अभी मैंने आपको एक वो दिया था प्यारे बच्चे, अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या करा था, एक वर्ड लिखवाया था गोल्गी बॉडी में कि ये लाइसोसोम का भी निर्माण करती हैं। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करती है, गोल्गी बॉडी। क्यों करती है, तो सुनो ध्यान से। मान लो ये गोल्गी बॉडी है बेटा, मान लीजिए ये गोल्गी बॉडी है। अब गोल्गी बॉडी जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये तो प्रोटीन को पैक कर रही हैं, सारी अच्छी अच्छी प्रोटीन इनके अंदर जा रही है, सारी अच्छी अच्छी प्रोटीन जो है वो सब पैक कर रही हैं ये गोल्गी बॉडी। अब कई बार क्या होता है कि कुछ खराब प्रोटीन भी होती हैं, कुछ खराब प्रोटीन भी होती हैं। जैसे भाई तुम एक जूते बनाने वाली कंपनी में गए या तुम एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में गए, उस कंपनी के अंदर बन रहे हैं शर्ट बन रही हैं, तो क्या सारी शर्ट एकदम बढ़िया बनेंगी, एकदम एक्यूरेट बनेंगी? तुम कहोगे मैम कुछ डिफेक्टेड शर्ट भी बनेंगी, है ना। तो अच्छी अच्छी शर्ट्स को तो मॉल में भेज दिया जाएगा बेचने के लिए, दुकानों पर भेज देंगे, लेकिन जो डिफेक्टेड शर्ट है वो सेल में बेची जाएंगी, फिर सेल में कम प्राइजेस में बेची जाएंगी। वैसे ही आपकी जो कोशिका है उसमें जब प्रोटीन बन रही है तो कुछ खराब प्रोटीन भी बनती हैं, कुछ खराब प्रोटीन, या कई बार कोशिका के अंदर कुछ खराब प्रोडक्ट भी बनते हैं जो कोशिका के किसी काम के नहीं है। तो अब ये गोल्गी बॉडी क्या करती है, इन खराब प्रोटीन को, मान लो ये वाइट वाइट खराब प्रोटीन है, इनको उड़ेल देती है लाइसोसोम में, और लाइसोसोम से कहती है ले भैया तू संभाल इन्हें, ले भैया तू संभाल इन्हें। तो गोल्गी बॉडी क्या कहती है इससे, लाइसोसोम से, ले भैया ये खराब प्रोटीन है, इन्हें तू संभाल, क्या करना है इनका। तो लाइसोसोम क्या कहता है, ठीक है दीदी मैं संभाल लूंगा। अब लाइसोसोम कैसे संभालेगा, लाइसोसोम के अंदर भरे रहते हैं कुछ एंजाइम प्यारे बच्चे। ये जो लाइसोसोम है इसमें भरे हुए हैं, देखो ये कुछ एंजाइम भरे हुए हैं। इन एंजाइम को क्या कहते हैं, इन एंजाइमों को कहा जाता है अपघटनीय एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर फिलअप होते हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अपघटनीय एंजाइम, ये कहलाते हैं अपघटनीय विकार। आपको पेपर में ये भी प्रश्न बनता है कि कोशिका के अंदर वो कौन सा भाग है जहां अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है इसमें अपघटनीय विकार पाए जाते हैं बेटा, अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं बेटा, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैम ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो खराब प्रोटीन आई है ना उनको पचाते हैं, उनको चट करते हैं, उनको पचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर खराब प्रोटीन पचती है, उसका डाइजेशन होता है, इसीलिए लाइसोसोम को पाचक थैली कहते हैं, पाचक थैली, डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। तो ये मैम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैसे पचाते हैं खराब प्रोटीन को, प्यारे बच्चे इनका जो पीएच मान होता है ना, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, इनकी पीएच वैल्यू आप समझ चुके हो, जैसे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी थी, सारे बच्चे बताओ ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चे, है ना। मैम इनमें भी मेल और फीमेल होते हैं क्या, नहीं बेटा, मेल और फीमेल कुछ नहीं है, सिर्फ ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग हैं, और कोशिका सब में होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे पौधा हो चाहे जीवाणु हो चाहे कवक हो, कुछ भी हो, कोशिका सब में है। तो ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और इनमें मेल और फीमेल कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस आपका शुक्राणु ऐसी कोशिका है जो नर में होती है, और अंडाणु ऐसी कोशिका है जो मादा में होती है, बाकी शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर सब आपको सब में पाए जाते हैं, ठीक है। 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान, बिल्कुल सही बात। वैसे ही ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए हैं अपघटनीय एंजाइम, इनका पीएच मान होता है 4 से 5। अब मुझे फटाफट बताओ सारे बच्चे कि जब इनका पीएच मान 4 से 5 है तो ये क्या है, ये एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। तो आप कहोगे मैम ये एसिड है, क्योंकि आपने हमें बताया था जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल। तो जब इतने पीएच मान के साथ या खराब प्रोटीन आती हैं तो वो सारी घुलनी शुरू हो जाती हैं, सारी घुल जाती हैं। तो ये खराब प्रोटीन को घोलने का काम करता है लाइसोजाइम, इसीलिए इसको कहते हैं पाचक थैली, ठीक है। अब मैम इसको एटम बम या आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन जाते हैं। भाई जब तुम ज्यादा पानी पी लोगे, पीते ही जा रहे हो पीते ही जा रहे हो, तुम्हारा पेट इतना मोटा हो जाता है ऐसा लगता है फट ही जाएगा पेट, है ना। या कई बार क्या होता है कि तुमने गुब्बारे में ज्यादा पानी भर दिया, गुब्बारे में पानी भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो, गुब्बारा फूट जाएगा। या गुब्बारे में हवा भरे जा रहे हो गुब्बारा फूट जाएगा।
वैसे ही जब इनमें अपघटनीय एंजाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भैया इनकी जो भित्ति है ये फट जाती है। जब मान लो इनमें ये अपघटनीय एंजाइम बहुत ज़्यादा भर गए, है ना, ठसाठस भर गए, तो इनकी ये जो वॉल है जो मैं वाइट कलर से बना रही हूँ ये इनकी भित्ति है। तो मान लो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा हो गए तो भित्ति ऐसे फट जाती है। अब भित्ति फट गई तो फटता क्या है भैया, बम। बम अब ऐसा नहीं है कि ये परमाणु बम की तरह आपको फटता हुआ नजर आएगा कि भैया परमाणु बम जैसे फटता है ऐसे ये फटेंगे, नहीं। आपको पता भी नहीं चलता। आपकी कोशिका कितनी छोटी सी है बेटा, और ये तो कोशिका के अंदर होते हैं, तो सोचो कितने छोटे होते होंगे। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कई बार अपने अंदर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं, तो इनका सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये बाहर निकलकर पूरी कोशिका में फैल जाता है और बेचारी पूरी कोशिका मर जाती है। पूरी कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी मर जाएगा, क्योंकि इतने पीएच मान पर कोई जिंदा नहीं रह पाता कोशिका के अंदर। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भी मर जाएगा, कोशिका का केंद्रक भी मर जाएगा, गोल्गी बॉडी भी मर जाएंगी। तो भैया फिर गोल्गी बॉडी कहती है सत्यानाश तेरा लाइसोसोम, तूने तो सारी कोशिका मार दी। तो भैया इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली, क्योंकि कई बार ये इतने ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बना लेता है कि इसकी भित्ति फट जाती है और सारे जो रस है, जो सारे जो एंजाइम है कोशिका में फैल जाते हैं। आपका कमेंट आ रहा है बेटा। बेटा क्विज का जो टाइम है वो वही है जिस जिस टाइम जिस जिस क्लास आपकी चलेगी। मतलब जैसे सुबह जो क्लास आपकी चलती है उस टाइम वही क्विज लगा पाओगे। जैसे अब साइंस की क्लास 3 बजे चलती है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की क्विज 3 बजे मिलेगी। तो जिस टाइम जो क्लास उसी टाइम उसकी क्विज, ठीक है। हाँ, तो ये आत्महत्या कर देता है बेटा। क्लियर क्लियर, समझ में आ गई बात। अब चले आगे। अब हम बात करेंगे कि अब आप लोगों का जो लाइसोसोम है इसके बारे में आपने पढ़ा कि ये कोशिका की आत्मघाती थैली है, क्योंकि इनके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम और इनका पीएच मान 4 से 5 होता है और ये खराब प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। तो लाइसोसाइम के बारे में एक पॉइंट आप लोग ऐड कर दोगे, जो अपना लाइसोसोम के पॉइंट बना रहे हो वहीं एक पॉइंट ऐड कर दोगे कि लाइसोसोम क्या करते हैं, खराब प्रोटीन, है ना, कोशिका के अंदर जो खराब प्रोटीन जीवाणु, है ना, को क्या करते हैं, घोलने का काम करते हैं, घोलने का कार्य करते हैं, घोलना या पचाना। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर खराब प्रोटीन जीवाणु इन सबको घोलने का काम करता है, पचाने का काम करता है, तो लाइसोसोम। तो बताओगे इट डिजॉल्व, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया डाइजेस्ट, डाइजेस्ट भी आ सकता है, ठीक है। इट डिजॉल्व या डाइजेस्ट स्पॉइल या फिर वेस्ट प्रोटीन एंड बैक्टीरिया। तो खराब प्रोटीन और बैक्टीरिया को क्या करते हैं ये बच्चा, डिजॉल्व या उसको पचाने का काम करते हैं, जो लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के बारे में ये एक पॉइंट और आप एड ऑन कर लोगे, ठीक है। तो लाइसोसोम भी खत्म। वास्तव में लाइसोसोम कैसा दिखता है मैडम जी, तो चलो देखने की कोशिश करते हैं कि ये रहा, देखो लाइसोसोम, ये रहा, ये है लाइसोसोम जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये लाइसोसोम है कोशिका के अंदर जो होते हैं। तो ये लाइसोसोम अभी अभी मैंने आपको समझा दिया कि देखो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम कई बार बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो कोशिका जो होती है प्यारे बच्चे फट जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक सेकंड, एक कमेंट है मैं उसको देख लूँ। एक बच्चे का एक कमेंट है, अच्छा, एकता बोल रही है कि मैम बहुत कुछ कहना है पर आप सुनते नहीं हो। बेटा बहुत कुछ कहेंगे भी, बहुत कुछ सुनेंगे भी, पहले आप अपने सिलेबस को थोड़ा सा देखें, समझें चीज़ों को और उसके बाद करें। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर कह सकते हो, ठीक है। आ जाओ अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो कोशिकांग है हम लोगों का वो कौन सा होगा, तो लाइसोसोम के बाद अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की, छठे नंबर पर। अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की। मैम राइबोसोम क्या होता है, अच्छा कितने बच्चों ने राइबोसोम का नाम पढ़ा है, फटाफट बताओ। राइबोसोम, तो राइबोसोम की बात करते हैं। मैम राइबोसोम क्या होते हैं, तो प्यारे साथी जो राइबोसोम होते हैं ना, ये इनकी खोज किसने करी, तो चलो बात करते हैं इनकी भी खोज किसने करी थी। तो जो राइबोसोम होते हैं इनकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी
आप बताओगे पेलाडे ने। किसने? पेलाडे। ठीक है, पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। पेलड या पेलाडे बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था राइबोसोम को। बेटा राइबोसोम जो होते हैं इनका भी नाम है, इनका भी एक नाम है। देखो कोशिका वाले चैप्टर से ना ज्यादातर कोशिकांगों के नाम आते हैं कि किसको क्या कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस कहते थे। आपने पढ़ा गोल्गी बॉडी, उसको बंडल ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस सेल, और आपने पढ़ा डाकघर, सब कहते थे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, पाचक थैली, एटम बम कहते थे। वैसे ही ये जो राइबोसोम है इनके भी कई नाम है। इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा कोशिकांग है जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं बेटा। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही है जो प्रोटीन बनाता है। भैया राइबोसोम तुम्हें कहीं भी मिले ये प्रोटीन ही बनाएगा, इसे एक ही काम आता है बस, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। जैसे तुम्हारी जिंदगी में कई लोग होंगे, उनसे कहो कि भैया आज तो एक गाना सा सुना दे, उन्होंने एक ही गाना रट रखा है। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में एक ही गाना रट रखा है, बस उसी गाने को हर किसी को सुनाते हैं। जैसे संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तो भैया ये गाना उनके लिए था जो आज पुलवामा जो अटैक हुआ था उसमें शहीद हुए थे। क्योंकि आज 14 फ़ेब है, तो यहाँ पर हम ब्लैक डे के नाम से इसको जानते हैं बेटा। और कुछ बंदे होंगे जो वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, जिनके लिए जो गाने चल रहे होंगे, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। तो आपने देखा कि हर बंदा अपनी पसंद का गाना गाता है हर जगह। तो राइबोसोम को क्या पसंद है? राइबोसोम को बस प्रोटीन ही बनाना पसंद है। तो इसका एक ही काम है, प्रोटीन बनाओ प्रोटीन बनाओ प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जो प्रोटीन होती है इसका काम, इसको बनाने का काम जो करता है वो राइबोसोम करता है। तो आप लोग बताएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम जो होता है इसका एक और नाम है, इसको कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं। इसको कोशिकांगों में कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांगों में कोशिकांग किसको कहा जाता है? ठीक है, तो कोशिकांगों में कोशिकांग, कोशिकांगों में कोशिकांग किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है मैम, इसका मतलब क्या हुआ? कोशिकांगों में कोशिकांग कहते हैं। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल इसको कहा जाता है, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ठीक है, तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल के नाम से इसको जाना जाता है। मैम क्यों? क्योंकि ये दूसरे कोशिकांगों में भी मिलता है। ये एक ऐसा कोशिकांग है प्यारे बच्चे जो दूसरे कोशिकांगों में भी मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे मिलता है आप देखेंगे। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था है ना? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम। तो एज्यूम करो आप लोग कि ये एक कोशिका है बेटा, ये एक कोशिका है ना, ये एक सेल है। अब इस सेल के पास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, हाँ जी मैम ठीक है। अब यहाँ पर ये केंद्रक है, केंद्रक है मैडम जी। ठीक है, केंद्रक के आसपास लगे हुए होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हो जिसको, अभी पढ़ोगे आप इसको। ठीक है, तो अब हमने बात करी कहीं कहीं यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ, ये क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है बच्चे? राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिका में तो पाए जाते हैं, बट कोशिका के अंदर जो दूसरे कोशिकांग हैं उनमें भी पाए जाते हैं। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें भी होते हैं राइबोसोम। जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि ये जो ER है यहाँ पर भी लगे होते हैं राइबोसोम। जैसे जब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी, क्लोरोप्लास्ट, तो आप वहाँ भी देखेंगे कि राइबोसोम होते हैं। तो कहने की बात यह है कि ये जो राइबोसोम है ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग तो हैं,
बट ये दूसरे कोशिकांगों के भी अंदर बैठे हुए हैं, है ना, ये दूसरे कोशिकांगों के अंदर भी बैठे हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है और उसके अंदर बैठा है जाकर राइबोसोम, तो इसीलिए राइबोसोम को कहते हैं कोशिकांगों में कोशिकांग। ये आता है पेपर में आपको, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे जो राइबोसोम होते हैं इनका और क्या नाम होता है, इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। तो इसको आप लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल भी कहते हो, सर्वव्यापी कोशिकांग, इसको आप लोग सर्वव्यापी कोशिकांग कहते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, सर्वव्यापी कोशिकांग इसको कहते हो। क्लियर, समझ में आ गई। क्यों मैडम जी, क्यों कहते हैं इसको सर्वव्यापी कोशिकांग? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी कोशिकाओं में है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, ये सब कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे जीवाणु की कोशिका हो या चाहे तुम्हारी कोशिका हो। तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका दो तरीके की होती हैं प्यारे बच्चे, प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक पूरा लिख देती हूँ, प्रोकैरियोटिक आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, जो कि जीवाणु में होती है, ये उसमें भी पाए जाते हैं। या यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लो जो आपके अंदर या पेड़ पौधों में होती है, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार की कोशिका में है, सर्वव्यापी हैं, हर जगह मिलेंगे जो ये होते हैं, ठीक है। ईआर को मैं बेटा अभी पढ़ाऊंगी, ईआर भी होते हैं आपके कोशिकांग, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इनको भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे आप धीरे धीरे, जैसे एक एक करके सब पढ़ा रही हूँ ऐसे इनको भी पढ़ाओगी, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। हमने बात करी कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं, कोशिकांगों में कोशिकांग कह देते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल कह देते हैं। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, लिखकर चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग, ये सबसे छोटू राम है भाई, सबसे छोटा कोशिकांग है, ये सबसे छोटा है तभी तो कहीं भी बढ़कर बैठ जाता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ा लो इसे, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बढ़ा लो, सबसे छोटा है, कहीं भी बढ़ के बैठ जाता है। तो ये सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। तो आपको पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो यही होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। अब बच्चे कहेंगे कि मैम सबसे बड़ा होता है केंद्रक, जिसको अभी आगे पढ़ोगे, जिसको अभी आगे आप पढ़ोगे। तो ये सबसे छोटा कोशिकांग है। मैम इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। पूछा जाता है कि राइबोसोम क्या काम करते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ये कर रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तो इन्हें एक ही काम आता है, इन्हें बस प्रोटीन बनानी आती है भैया, इन्हें बस प्रोटीन बनानी आती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके राइबोसोम होते हैं मैम, ये दो प्रकार की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम किस में खोजा गया, राइबोसोम जो है ये बेसिकली आपका जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर ही खोज दिया था जब प्रोकैरियोटिक सेल की खोज हुई थी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे कि राइबोसोम जो है मैम इसकी संरचना कैसी होती है, कैसा दिखता है राइबोसोम, तो राइबोसोम की संरचना कुछ ऐसी होती है बेटा, ये है राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम के अंदर कुछ यूनिट होती है। सबसे पहले बात बेटा, ये जो फोटो है ना इसको बड़े अच्छे से देखना, यहाँ पे तुम्हें देखो ये एक चैन सी दिख रही है, ये दिख रही चैन, ये रही। तो पूछा जाता है कि राइबोसोम के अंदर किसकी श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला होती है, श्रृंखला किसकी होती है, श्रृंखला बोले तो चेन। तो राइबोसोम के अंदर एक चैन की स्ट्रक्चर होती है, चैन के जैसी स्ट्रक्चर, जो कि mRNA की बनी होती है। mRNA होता है मैसेंजर RNA। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि जो राइबोसोम होता है ये किसका फोटो है बेटा, राइबोसोम का, ये राइबोसोम का फोटो है। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे कि राइबोसोम के अंदर एक श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला, ये किसकी श्रृंखला होती है, तो mRNA की। mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA। अभी जब मैं आगे आपको RNA पढ़ाऊंगी तो मैं इसको बताऊंगी कि ये क्या होता है। अभी आप इतना याद रखो कि राइबोसोम जब बनता है, तो राइबोसोम जब बनेगा बेटा, तो इसको बनाने के लिए एक चेन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, चेन देखो दिख रही है ना पूरी चेन, ये चेन बनी होती है mRNA की, ठीक है। चलो अब RNA जो होता है, आप ये जो आप लोगों का ये होता है राइबोसोम, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि इसकी दो यूनिट होती हैं, दो इकाई।
देखो एक तो ये हिस्सा दिख रहा है तुम्हें इसका, ये नीचे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, और एक ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है तुम्हें इसका ऊपर, ये लाल वाला हिस्सा दिख रहा है। तो ये कैसा हिस्सा है? छोटा है, दिख रहा है छोटा है। तो ये राइबोसोम की छोटी यूनिट होती है, ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट होती है, छोटी इकाई होती है। राइबोसोम की एक ऐसी इकाई है, छोटी इकाई। और ये जो आपको बड़ा वाला लाल रंग में दिख रहा है, लाल रंग में, ये राइबोसोम की बड़ी इकाई है, लार्ज यूनिट है, ये राइबोसोम की बड़ी इकाई होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि राइबोसोम की छोटी इकाई और बड़ी इकाई, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिख रही हूँ, दिख रहा है ना, लार्ज यूनिट, ये हो जाता है स्मॉल सब यूनिट, ये हो जाता है लार्ज यूनिट। सब यूनिट मतलब इकाई बोल दो या उप इकाई बोल दो, चलो मैं उप इकाई लिख देती हूँ, उप इकाई। ठीक है, तो ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई होती है और ये छोटी उप इकाई होती है। समझ में आई बात? अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी राइबोसोम की छोटी इकाई होती है प्यारे बच्चे और कौन सी बड़ी उप इकाई होती है। चलिए आइए बात करते हैं। अगर आपको ये लिखते चलना जो मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम से, है ना, क्योंकि जैसे मैं एक बार यहाँ समझाऊंगी एक बार वहाँ लिखूंगी तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले ही आपकी कोशिका का चैप्टर इतना लंबा हो गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पिक्चर से समझते चलना है, और जो मैं पेन से अपने पॉइंट लिखती चलती हूँ ना, इनको अपनी कॉपी में लिखते चला करो उसी नोट में, उसी नोट में। जैसे देखो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या कराया बेटा, अभी तक मैंने आपको राइबोसोम के बारे में ये पॉइंट लिखवाए हैं, तो इन्हीं के नीचे आप जो आपको मैं डायग्राम के साथ पॉइंट लिखवा रही हूँ वो भी आप लिखते चलेंगे इन्हीं के नीचे। तो आपको अब क्या लिखना है कि राइबोसोम के पास 2 यूनिट होती है, कौन कौन सी? तो आपने कहा एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट। क्लियर? तो आ जाओ, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो बेटा, जो राइबोसोम होता है, अरे यार मेरा हाथ एक्स्ट्रा चल रहा है, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के पास कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट होती है। राइबोसोम की जो इकाई होती है वो कितनी होती है? तो राइबोसोम के पास 2 इकाई होती है ना, राइबोसोम के पास 2 यूनिट है। मैम कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बड़ी उप इकाई, बड़ी उप इकाई होती है जिसको कहते हो लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। और एक हो जाती है स्मॉल सब यूनिट, एक हो जाती है स्मॉल सब यूनिट, छोटी उप इकाई, एक हो जाती है छोटी उप इकाई। ठीक है, तो आपको कहेगा कि जो स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट है वो कौन कौन सी हैं, और जो लार्ज होती है वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोग बताकर चलते हो कि लार्ज होती है प्यारे बच्चे 2, एक तो बताकर चलते हो आप लोग। अच्छा जैसे यहाँ से सुनना, इधर देखना, जैसे मैंने कहा राइबोसोम की 2 यूनिट है, कौन कौन सी होती है? एक होती है ATS और एक होती है प्यारे बच्चे 70S। ठीक है, 70S। तो जो 70S होती है ये होती है छोटी यूनिट, तो मैंने यहाँ लिख दिया 70S राइबोसोम है, ये छोटी यूनिट के होते हैं। और मैम बड़ी यूनिट होती है ATS राइबोसोम। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 80 बड़ा होता है या 70 बड़ा होता है, ये बताओ। आप कहोगे मैम 80 बड़ा होता है 70 छोटा होता है। तो राइबोसोम की जो 2 यूनिट हैं वो कौन कौन सी हैं? 80 होता है और 70। अब इनको भी बनाने के लिए 2-2 उप इकाइयां काम करती हैं, इनको भी बनाने के लिए कुछ सब यूनिटें जो काम करती हैं। जैसे ये जो 80 बना है ये कैसे बना है? तो ये 80 2 सब यूनिट से बना है, एक तो इसमें 60 आपका जुड़ा हुआ होगा और एक इसमें 40 आपका जुड़ा हुआ होगा। अब बच्चे कहेंगे मैम का मैथ तो बड़ा ही कमज़ोर है, मैम ने लिखा है कि SC यूनिट है प्यारे बच्चे। ठीक है, अच्छा तुमने गाना अब सुना है मेरा ये तो 80 जो यूनिट है बेटा ये बड़ी यूनिट हो गई। और मैम इसके अंदर भी देखें तो 2 छोटी छोटी सब यूनिट है, कौन कौन सी हैं? एक 60S एक 40S। मैम 60 और 40 को जब हम जोड़ते हैं तो ये तो 100 बैठ रहा है, आप बता रही हो 80 यूनिट है तो ये तो 100 बैठ रहा है। तो हाँ बेटा बैठेगा 100, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब 60 और 40 आपस में जुड़े थे तो 20 यूनिट खर्च हो गई, 20 यूनिट क्या हो गई प्यारे बच्चे? खर्च हो जाती है। तो 20S यूनिट जो होती है वो खर्च हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। अब भैया जैसे कि आपके पास 100 रुपये थे, है ना, आपके पास 40 रुपये थे, आपके पास 60 रुपये थे, आपके पास टोटल कितने रुपए थे? 100 रुपये। अब आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है कुछ अपने लिए खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम फल खरीदने गए,
अब फल जो मिलते हैं वो मिलते हैं सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी बहुत दूर है, सब्जी मंडी बहुत दूर है ना। तो आपको जाना पड़ेगा ऑटो से, 100 रुपये आपके पास। तो आपने क्या करा, 20 रुपये तो ऑटो वाले को दे दिए 100 में से। अब कितने रुपए बचे आपके पास, 80। तो फल अब तुम 80 के ही खरीद सकते हो क्योंकि 20 रुपये तो खर्च हो गए। वैसे ही जब आपका राइबोसोम बनता है और उसके अंदर आप लोगों के 60 यूनिट और 40 यूनिट आपस में मिलती हैं, तो दोनों को मिलने में 20 यूनिट खर्च हो जाती हैं। तो बेटा बचती है 80 यूनिट। तो इसीलिए आपको कभी भी पेपर में आता है कि राइबोसोम की जो बड़ी यूनिट है, जिसको 80 यूनिट कहते हो, बड़ी यूनिट, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी 2 उप इकाइयाँ काम करती हैं, तो आप कहोगे 60 और 40 यहाँ पर होंगी, 2 छोटी छोटी उप इकाइयाँ। वैसे ही 70 का निर्माण जब हमें करना है तो 70 के अंदर भी 2 उप इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी है, 50S और 30S। अब आप कहोगे 50 और 30 तो मैम 80 वो बैठ रहा है, 80 बैठ रहा है, हमें आपने कहा 70 है। तो बेटा यहाँ पर 10 यूनिट जो होती हैं, 10S यूनिट जो है वो लॉस हो जाता है उनका, 10S यूनिट खर्च हो जाती है। तो जब कभी भी आप लोग बड़े राइबोसोम को देखोगे तो वहाँ 20 यूनिट का लॉस होता है, और जब कभी भी आप छोटे राइबोसोम को जोड़ोगे तो यहाँ पर 10 यूनिट का लॉस होता है। तो यहाँ 10 यूनिट स्पेंड हो जाती हैं। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। वापस कैसे आएगा लेके वो तो तुम्हारी टेंशन है। पैदल पैदल आओ, जब आपने 80 के फल खरीद लिए, 20 का किराया दे दिया, पैदल पैदल आओ अपने एप्पल को लेकर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि 70S राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट कौन कौन सी है, तो बताना 50 और 30 है। और 80 के अंदर पूछे तो बताना 60 और 40 है। समझ में हो गई बात आपको, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बात करेंगे और आपको राइबोसोम के बारे में अब मैं क्या बताने वाली हूँ, एक और पॉइंट। राइबोसोम के बारे में आपको कभी भी पूछे कि ये 80S राइबोसोम कौन सी कोशिका में है, तो बताना यूकैरियोटिक कोशिका में। ये कौन सी सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक, जो हमारे अंदर होती है कोशिका, ये उसमें पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से राइबोसोम है जो यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, तो आप कहोगे 80, ठीक है। और आपको पूछ ले कि मैम 70S राइबोसोम किस में है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में होती है। तो बैक्टीरिया छोटा सा है तो छोटे राइबोसोम से काम चल जाएगा। तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको राइबोसोम से याद रखना है। बताओ लिख लोगे ना सारी चीज़ें, नोट्स बना लिए ना आप लोगों ने, बना रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो बिल्कुल, 10 आने में 10 जाने में, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं है। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। तो ऐसे इतने पॉइंट आपको राइबोसोम से लेकर चलने हैं। अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। मैम अगला कोशिकांग कौन सा है, तो अब अगला कोशिकांग हो जाएगा प्यारे साथियों, आप बताकर चलेंगे वैक्यूल। अगला कोशिकांग जो हो जाएगा वो होगा वैक्यूल। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग वैक्यूल के बारे में। कोशिका के अंदर 7वें नंबर पर जो पाया जाएगा वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल जिसको कहते हैं रिक्तिका, जिसको कहा जाता है रिक्तिका। अच्छा मैम जो रिक्तिका होता है इसकी खोज किसने करी थी, तो रिक्तिका की जो खोज करी थी, रिक्तिका जो है, जिसकी रिक्तिका की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, आप लोग बताकर चलते हो, किसने प्यारे बच्चे, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इसको खोजा था, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देखो आ जाओ आगे बात करते हैं। जो रिक्तिका होता है यानी कि जो ल्यूवेनहॉक ने इसको खोजा था, इसको भी मैडम जी किस नाम से जानते हैं, इसका भी कुछ नाम है क्या, तो हाँ भाई इसका भी एक नाम है। इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप लोग कहते हैं प्यारे बच्चे कोशिका की जेब। ये कोशिका की जेब है, क्या है, कोशिका की जेब, इसको कहते हैं कोशिका की जेब। पॉकेट ऑफ सेल, ये आपकी कोशिका का पॉकेट है, इसको कहते हैं पॉकेट ऑफ सेल,
है ना। जैसे आपके पास पॉकेट होती है, उसमें तुम मूंगफली मूंगफली बजाकर घूमते हो, मूंगफली रख लेते हो, टॉफी रख लेते हो, वैसे ही कोशिका के पास भी एक जेब है। उसमें कोशिका अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रख लेती है। उसमें कोशिका के पास जो खाना एक्स्ट्रा बन जाता है, कोशिका में जो अतिरिक्त पानी आ जाता है, उन सबको वहां रख लेती है। तो कोशिका की जेब है प्यारे बच्चे ये, ठीक है। ये कोशिका के अंदर खाली जगह होता है जो रिक्तिका होती है। मैम ये क्या काम करता है? तो ये कोशिका का क्या बनाता है बेटा? कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। स्फीति दाब आपको पूछता है पेपर में, तो ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है? कोशिका का स्फीति दाब, ट्रिगर प्रेशर बनाता है। तो ये कोशिका का ट्रिगर प्रेशर बनाने का काम करता है। ट्रिगर प्रेशर बैलेंस करता है, तो ऐसे लिख लेना, इट बैलेंस। अब मैम ट्रिगर प्रेशर क्या होता है? ट्रिगर प्रेशर क्या होता है? तो भैया जब कोशिका के अंदर जो पानी भरता है, कोशिका के अंदर जो पानी भरेगा उस पानी के अनुपात को बनाए रखता है ये। कोशिका जो है ना तो उसमें ज़्यादा पानी हो ना उसमें ज़्यादा पानी की कमी हो, तो सही अमाउंट बनाए रखता है, पानी की मात्रा को बनाए रखता है, पानी की मात्रा। तो ट्रिगर प्रेशर होता है पानी की मात्रा, स्फीति दाब। वाटर अमाउंट को बनाए रखने का काम करता है ये। इसको काम करता है वाटर अमाउंट को बनाए रखना, इसका काम होता है कोशिका के अंदर, ठीक है। क्लियर? अब देखो इधर, अब हमने बात करी कि मैम ये जो वैक्यूल दिखता है ये कैसा दिखता है? तो ये वैक्यूल मैम किस में पाया जाता है? तो आ जाओ बात करते हैं। बेटा ये पादप कोशिका में काफ़ी बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटा होता है, ठीक है। ये पादप कोशिका में क्या होता है? काफ़ी बड़ा, और जंतु कोशिका में काफ़ी छोटा होता है। तो देखो ये है एक कोशिका। अब इसमें ये जो तुम्हें वाइट कलर से दिख रहा है, ये होता है वैक्यूल। ये है प्यारे बच्चे वैक्यूल। देखो वाइट कलर से जो दिख रहा है, ये कोशिका के अंदर क्या है? वैक्यूल है। तो कोशिका के अंदर जितना भी पानी है वो सब इसी में भरा रहता है। देखो ये रहा H2O। तो यही कोशिका से पानी को बाहर निकालता है। जब ज़्यादा पानी हो जाएगा और कम है तो यही कोशिका के अंदर पानी को ले लेता है। कई बार इसमें ये जो आप लोगों का वैक्यूल होता है, इसके अंदर एक और चीज़ है जो आपको देखने को मिलती है, चलिए बात कर लेते हैं। कई बार ये जो वैक्यूल होता है इससे आपको एक और चीज़ आती है, ये देखो वैक्यूल, ठीक है। तो ये रहा देखो वैक्यूल, जो ये स्विमिंग पूल की तरह दिख रहा है, ये रहा देखो, ये रहा स्विमिंग पूल, ये होता है वैक्यूल, ठीक है। अब ये जो वैक्यूल है आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, मतलब मैंने कहा इसमें पानी भरा रहता है ये। तो इस पानी को किस नाम से जानते हैं? इस पानी को आप सेल सैप कहते हो, सेल सैप। मैंने कहा था ना कोशारस, कल मैंने आपको सिखाया था, कोशारस इसको कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं? कोशारस। और बच्चा ये जो वैक्यूल होता है, ये जो वैक्यूल है, इसकी ये जो भित्ति है देखो, ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ये जो इसकी भित्ति है बेटा, इसकी ये जो भित्ति है यानी इसकी ये जो दीवार है, वॉल है, इसको आप क्या कहते हो? इसको कहते हो टीनोप्लास्ट, इसको कहते हैं टीनोप्लास्ट, टीनोप्लास्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोशिका के अंदर ये जो वैक्यूल होता है, इसकी जो भित्ति होती है उसको क्या कहते हैं? टीनोप्लास्ट कहते हैं, टीनोप्लास्ट कहते हैं। तो वैक्यूल की भित्ति को क्या कहा जाता है? टीनोप्लास्ट। टीनोप्लास्ट दिख रहा है ना, टीनोप्लास्ट, ये है टीनोप्लास्ट लिखा हुआ, तो इसकी जो भित्ति है इसको कहते हैं टीनोप्लास्ट, ठीक है। अब इस वैक्यूल के बारे में मैं यही लिखवा देती हूँ एक चीज़, ठीक है। एक चीज़ लिखनी है आपको इस वैक्यूल के बारे में। क्या लिखनी है मैडम जी? चलिए बात कर लेते हैं, एक पॉइंट लिखना है आपको। चलो देखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि ये जो वैक्यूल होता है इसको कहते हैं रिक्तिका हिंदी में। अब इस रिक्तिका के अंदर भरा रहता है पानी, ये भर रहा, इस पानी को क्या कहते हैं? इस पानी को कहते हैं सेल सैप, कोशारस, कोशारस कहते हैं बेटा। तो रिक्तिका के अंदर क्या भरा रहता है? कोशारस, सेल सैप भरा रहता है, इसको कहते हैं सेल सैप। और इसकी जो भित्ति है, ये जो है, इसको क्या कह दिया जाता है? इसको कह देते हैं टीनोप्लास्ट। तो इसकी जो भित्ति होती है, भित्ति है ना, भित्ति को टीनोप्लास्ट कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे सभी के सभी, टीनोप्लास्ट कहते हैं भित्ति को। क्लियर?
टीनोप्लास्ट। तो आपको लिख रहा है यहाँ पे टीनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन को क्या कह देते हैं इसकी, टीनोप्लास्ट। अब ये जो वैक्यूल होता है ना, ये पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा। तो पादप कोशिका ये देखो सबसे बड़ा तुम्हें यही दिख रहा है ना, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप बताएंगे ये रिक्तिका जो है ये पादप कोशिका की सबसे बड़ा कोशिकांग है। बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल, आप बताकर चलते हो बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, ठीक है। और मैम ये जंतुओं में भी होते हैं क्या, तो बेटा जंतुओं में ये बहुत चुन्नू चुन्नू से होते हैं, बहुत छोटे या फिर होते ही नहीं है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो पादप कोशिका में रिक्तिका काफी बड़ी है और जंतु कोशिका में छोटी है। तो नोट कर कर नीचे एक चीज लिख लेंगे, नोट कर कर एक चीज लिख लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कर कर एक चीज लिखेंगे, जंतु कोशिका में ये काफी छोटा होता है। तो आप लोग लिखेंगे जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में यह बहुत छोटा होता है। तो वैक्यूल जो है ये जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है, पादप कोशिका में तो सबसे बड़ा है, लगभग पूरी पादप कोशिका का 90% पार्ट बना रहा है, लेकिन जंतु कोशिका में तो बहुत ही छोटा है भैया। तो पादप कोशिका में एनिमल सेल में स्मॉलर होता है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये स्मॉल एरिया कवर करता है, ठीक है। तो स्मॉल होगा एनिमल सेल के अंदर, इसको पूरा लिख लेना है, स्मॉल इन एनिमल सेल, स्मॉलर इन एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जंतु कोशिका में बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये 3-4 पॉइंट भी आपको वैक्यूल के बारे में लिख लेने हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। हमको डॉक्टर नहीं पुलिस में जाना है बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में भी लिख दो बेटा, मैंने लिख दिया इंग्लिश में भी आप लोगों को। ये लिख रहा सेल सैप, ठीक है, सेल सैप ये लिख रहा बेटा, सेल सैप इंग्लिश में, कोशारस। और बेटा टीनोप्लास्ट ये लिख रहा है इंग्लिश में, कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, टीनोप्लास्ट, टीनोप्लास्ट, टीनोप्लास्ट इज अ सेल वॉल ऑफ वैक्यूल, लो लिख दिया। तो वैक्यूल की जो सेल वॉल होती है उसको टीनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंग्लिश में भी आपको लिख दिया। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल आपकी क्विज है, तो कल क्विज है तो आप लोग उसको कर लेंगे तैयार, ठीक है बेटा। 12 और 13 फरवरी की क्लास का पीडीएफ नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक करती हूँ बेटा, नहीं आया है तो पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ तो होगा, बोर्ड पीडीएफ आई थिंक ना हो, हैंड रिटन तो होगा बेटा। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मंडे में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो मंडे में मैं आपको केंद्रक और क्या कराने वाली हूँ बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आप लोगों का जो प्लास्टिड है, मतलब हरित लवक, इनको कराने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार।